अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा। गुजरात में 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक प्राकृतिक खेती पर आधारित हो रहा है राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन सत्र को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में किसानों के हितों के लिए भाजपा शुरू करेगी 3 दिवसीय धरना। भाजपा ने किसानों की मांगों के लिए 7 सूत्रीय चार्टर की है मांग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जलवायु प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान। कहा, ग्लासगो सम्मेलन में बनी आम सहमति को कमजोर करने वाला है सुरक्षा परिषद का मसौदा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की अधिक कीमत दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद की। योजना से 3 लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित और करीब 3022 करोड़ रुपए का किया गया है भुगतान। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और कृषि लागत को कम कर किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से देश में प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में गुजरात में 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक प्राकृतिक खेती पर आधारित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि को बदलने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। सिस्टम की स्थिरता, लागत में कमी, बाजार पहुंच और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए पहलों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के प्रयास चल रहे हैं। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को भी आशाजनक खेती के रूप में पहचाना गया है। ये खेती किसानों द्वारा खरीदी गई निवेश वस्तुओं की निर्भरता को कम करने, पारंपरिक क्षेत्र आधारित प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करके कृषि की लागत को कम करने के लिए एक आशाजनक उपकरण के रूप में पहचाना गया है, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह कृषि पद्धतियों को एकल फसल से विविध बहुफसल प्रणाली में स्थानांतरित करने पर जोर देता है। देसी गाय, उसके गोबर और मूत्र को भी इसमें काफी अहम बताया गया है। National farming is becoming very important because of the water stress which is going around, and Government of India is committed for the income enhancement of farmers, and these practices have showcased wherein because of lower amount of cost in the inputs and maybe productivity gains, the farmer's income is much larger as compared to other purpose. So national farming focus practices about national farming shall also be showcased. देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों को जागरूक बनाने और किसानों को प्राकृतिक खेती का संदेश देने के लिए 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गुजरात के आणंद में प्राकृतिक खेती पर आधारित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आत्मनिर्भर खेती, आत्मनिर्भर किसान, ये हमारा इस बार का प्री वाइब्रेंट समिट जो आनंद में 14 से 16
दिसंबर शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका ये मुख्य थीम है। ये 3 दिन दिस विल बी ए नेशनल कॉन्क्लेव, दिस विल बी एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इंटरिंग अ न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती पर प्रसिद्ध वक्ता अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा सम्मेलन के साथ ही एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक कृषि से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को कार्यक्रम के समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे, जिसमें भविष्य की खेती के बारे में बताया जाएगा। सम्मेलन में तकरीबन 5000 किसान हिस्सा लेंगे। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी किसान, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने और ईंधन पर वैट में कटौती किए जाने सहित 7 सूत्रीय मांगों पर 3 दिवसीय धरना शुरू करेगी। भाजपा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कार्यकाल में किसानों के हित में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चाओं के लिए एक औपचारिक स्थान बनाने की मांग वाले मसौदे प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। भारत का तर्क है कि यह कदम हाल ही में संपन्न ग्लासगो शिखर सम्मेलन में बनी सहमति को कमजोर करने का प्रयास करता है। भारत और रूस एकमात्र ऐसे देश थे जिन्होंने मसौदा प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि चीन ने परहेज किया। प्रस्ताव में जलवायु को एक ऐसे मुद्दे के रूप में चित्रित करने की मांग की गई जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले पर चर्चा करने के लिए उचित मंच नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि प्रस्ताव लाने का कदम उपयुक्त मंच यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में जिम्मेदारी से बचने की इच्छा से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का ध्यान उस अनिच्छा से हटाने के लिए भी एक कदम है जहां यह मायने रखता है। त्रिमूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में 5 तत्वों के साथ एक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई दृष्टि का अनावरण किया था। वोट के अपने स्पष्टीकरण के अंत में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने जोर देकर कहा कि वास्तविक जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय का समर्थन करने के प्रति भारत के दृढ़ संकल्प को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से किसानों से सीधे धान की खरीद करते हुए खरीफ क्रय वर्ष 2021-22 में अब तक विभिन्न क्रय केंद्रों के माध्यम से 24,75,982 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि 14,59,979 मीट्रिक टन धान खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 34,91,015 किसान लाभान्वित हुए हैं और करीब 3,022 करोड़ रुपए का भुगतान उनके खातों में किया गया है। कॉमन धान 1940 रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए धान 1960 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बिजली की समुचित उपलब्धता, सिंचाई परियोजनाओं, सस्ती दरों पर खाद और बीज मिलने से काफी राहत मिली है। सरकार द्वारा चलाई जा रही सिंचाई योजनाओं पर पूर्वांचल के किसानों से बात की हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने। जिन खेतों में घरों में पानी नहीं पहुंच पाता था, उन गांव के किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। अभी क्या स्थिति है पानी को लेकर? पानी सबको भरपूर मिलता है। हाँ, लाइट है, बिजली है, सब अपना भर रहे हैं, कर रहे हैं। पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत खराब रहा, अब ठीक है। मोदी के रहले बहुत कुछ मिला था। राशन मिला था महीना में अथवा खेते के पैसा आवत है, खेती करे बदे 2-2 हजार। खाद गैस मिलल, संडास मिलल, जवन खेते का पैसा आवत बा, सब कुछ मिला था मोदी के राज में। खाद बीज की स्थिति क्या है? खाद बीज अपना खरीद के बोना और वो पैसा जो मोदी दे रहे हैं उसी का खरीदो, उसी को बो। तो देखिए, इन दोनों महिलाओं का जो यहाँ पर इस वक्त खेत में मौजूद हैं, इनका मानना है कि इनको काफ़ी सुविधाएं मिल रही है और खासकर एक गृहिणी के नाते भी इनको काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। मेरा नाम सागर कुमार गौड़ है।
इस समय सिंचाई की बहुत अच्छी है, फसल भी सही हो रही है और खाद की भी कोई दिक्कत नहीं है, ना पानी की भी दिक्कत है, थोड़ा लाइट भी अभी सही दिख रही है। खेती की बात करें तो खेती के लिए सरकार की क्या योजना मिल रही है? पहले तो खेती में बहुत बदलाव आया है। अब एक तो पीएम किसान सम्मान निधि एक योजना जो है, इससे किसानों को बहुत ही मदद मिल रहा है, जो साल में 6,000 पा रहे हैं। और इस समय दिसंबर में फिर किस्त आने वाली है, जिसको सिंचाई करनी है उस पैसे से मदद से आजकल किसानी आसानी से कर रहे हैं सब, जो कि पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती थी। और इसीलिए अब सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है और खाद है, बीज है, सब आसानी से ब्लॉक से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो एक अच्छी सुविधा है सरकार की। और आगे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी सरकार हम किसानों के बारे में और अच्छी चीज़ सोचेगी और हमारी मदद करेगी। पानी की स्थिति क्या है? पानी की अच्छी स्थिति, 18 घंटे लाइन आ रही है, 24 घंटे में अच्छी खासी सिंचाई हो रही है और हमें ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। सिंचाई फ्री हो गई है और ट्यूबवेल है, वहाँ भी बिजली बिल नहीं लिया जा रहा है। इससे हम बिजली बिल नहीं लिया जा रहा है? यस, इससे हम लोग का पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हो जा रही है। पहले प्राप्त खाद और बीज नहीं मिल पा रहा था। इस समय सरकारी जो सुविधा है वो पर्याप्त मात्रा में हो गई, बीज और खाद ये सब सरकारी सुविधा से मिल जा रहा है कम दामों में। खाद बीज ये दो अहम मसले हैं किसी भी किसान के लिए। एक तरीके से लाइफ लाइन हम कहेंगे, ये तमाम चीज़ें होती हैं कि सिंचाई की सुविधा मिल जाए, खाद बीज उपलब्ध हो, और जिस तरह से सम्मान निधि के तहत और बिजली खासकर उनको अगर 18 घंटे 20 घंटे तक मिल रही है, जो कि स्थिति पहले बता रहे हैं कि 6-6 घंटे तक बिजली नहीं आती थी। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो किसानों के हक में हैं और जिसको लेकर किसान काफ़ी खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा है फिलहाल। आज कई किसान जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जैविक खेती की लागत काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के चिंचनेर गांव के किसान अशोक जाधव ने खेती किसानी की इन समस्याओं को हल करने के लिए शेतकारी जुगाड़ डिवाइस का आविष्कार किया है, जो किसानों की लागत को कम कर रहा है। एक निजी कंपनी से मशीनिस्ट के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद अशोक जाधव ने अपनी 2 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर खेती शुरू की। वो 1999 से खेती कर रहे हैं और गन्ना, सोयाबीन, हल्दी, टमाटर और तरह तरह की मौसमी सब्जियां उगाते हैं। बाद में उन्होंने जैविक खेती की ओर रुख किया। गन्ने की खेती किफायती होने के लिए मैंने सुपर के नर्सरी का यूज किया है। इसके वजह से मुझे गन्ने की लागत के लिए लगने वाला खर्चे में बहुत सा खर्चा कमती आया है। साथ में मैंने गन्ने के बीच में सोयाबीन बोने से उसका जो मुनाफा हुआ उससे भी मैं फ़ायदे में हूँ। साथ में गन्ने के अंदर का जो खरपतवार है उसके निकालने के लिए मैंने इस यंत्र का उपयोग करने से मुझे लेबर का खर्चा बहुत कम आया। अशोक ने सरकारी विभाग के विभिन्न कृषि विशेषज्ञों की मदद ली और एक साइकिल वीडर बनाया, जो फसलों के किनारे के खरपतवारों को काटता है। पहियों में ब्लेड लगे होते हैं जिससे खरपतवार निकल जाते हैं, लेकिन इस वीडर ने फसलों के बीच उगने वाले खरपतवारों को नहीं हटाया। अशोक ने उम्मीद नहीं खोई, वह प्रयोग करते रहे। अगले 2 वर्षों में अशोक ने डिवाइस में कई बदलाव किए। उपकरण को हल्का बनाने के लिए उन्होंने धातु के हैंडल को बांस में बदल दिया। इससे काफी हद तक कमियों को दूर करने में मदद मिली। इससे पहले 1 एकड़ जमीन पर पूरे दिन काम करने के लिए 10 मजदूरों की जरूरत होती थी, जिसकी लागत करीब 3,000 रुपए प्रतिदिन थी। लेकिन अब वही काम एक अकेला व्यक्ति 2 दिन में करीब 400 रुपए में कर सकता है। इतना अच्छा बढ़िया ये वीडिंग अपरेटस है जो इजीली वो खेत में काम कर सकता है। युवा पीढ़ी और वो बुजुर्ग फार्मर है, ये अच्छी तरह से काम करता है। उनका गुड़गे का और मनके का जो तकलीफ है वो भी इससे दूर हो जाते हैं। खड़े होके ये काम हो सकता है। अशोक की इस अनूठी डिवाइस से किसानों को पैसा, समय और प्रयास बचाने में मदद मिल रही है। 71 वर्षीय किसान अशोक जाधव की यह अनूठी पहल कई युवा किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है।
और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि अलग अलग मंडियों में क्या रहा अनाज का भाव। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई ने रफ्तार पकड़ी हुई है। बीते कुछ समय से देश भर में पीछे चल रहा गेहूं का रकबा अब बीते साल के मुकाबले 7,24,000 हेक्टेयर बढ़ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 3 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार किसानों ने रबी गेहूं की बुआई 2 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान गेहूं की बुआई का रकबा 1,93,42,000 हेक्टेयर रहा था। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 से लेकर अब तक भारत से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा देखने को मिला है। वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ने की वजह से गेहूं की उचित कीमत और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला गेहूं का निर्यात 25 लाख टन बढ़कर 32 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल इस दौरान महज 6,16,750 टन ही रहा था। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों में भारतीय गेहूं का आयात भारी मात्रा में हो रहा है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 11 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,955 रूपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 85 रूपए की तेजी आई और भाव 2,040 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की मोडासा मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2,050 रूपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 10 रूपए की गिरावट आई और भाव 2,040 रूपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 13 दिसंबर को गेहूं 2,080 रूपए पर बिका, जबकि लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में इस दौरान बढ़त देखने को मिली। यहां 11 दिसंबर को गेहूं का भाव था 1,985 रूपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे 10 रूपए चढ़कर 1,995 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 11 दिसंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,910 रूपए। 13 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,910 रूपए पर बरकरार रहा। देश से होने वाली दालों के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के दौरान देश से 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन का ही हुआ था। वहीं देश में इन दिनों रबी दलहन की बुआई चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। अब तक दलहन किसानों ने चने की बुआई 81 लाख हेक्टेयर में कर ली है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। साल 2021-22 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि दलहन की बुआई भी बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 50,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2020-21 में दलहन की कुल बुआई 1,13,48,000 हेक्टेयर में हुई थी, जो साल 2021-22 के दौरान बढ़कर 1,13,98,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं चने की बुआई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुआई 1,42,000 हेक्टेयर बढ़कर 81,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 80,01,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 3 दिसंबर तक गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में इस साल दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है।
चने के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में 11 दिसंबर को चने का भाव रहा 4,750 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,750 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 दिसंबर को देसी चने का भाव रहा 4,430 रुपए। 13 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 4,505 रुपए पर जा पहुँचा। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 13 दिसंबर को चना 6,000 रुपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 11 दिसंबर को चने का भाव था 6,000 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 6,000 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 दिसंबर को चने का भाव रहा 5,800 रुपए। 13 दिसंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,810 रुपए पर जा पहुँचा। और मंडी खबर के बाद आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। अरुणाचल प्रदेश में सेब के बागों से खरपतवार निकाले। किसान अदरक की खुदाई कर सकते हैं। अदरक के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। यही मटर के खेत में निराई करते रहे। मटर के खेत में सिंचाई करने का भी सही समय है। साथ ही ब्रोकली के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय ब्रोकली में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में ब्रोकली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। अभी सरसों के खेत की देखभाल करें। अरुणाचल प्रदेश में सरसों के खेत में सिंचाई करते रहे। सरसों के खेत से घास फूस निकाल ले। इसके अलावा आलू के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। आलू के खेत में सिंचाई करते रहे। असम में धान की बुआई करें, यहाँ आलू की खुदाई कर ले। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। वहीं लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। लोबिया के खेत में निराई भी करें। साथ ही कपास की बुआई करते रहे। इसके अलावा मटर बोए। असम में फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। इसके साथ ही ब्रोकली की भी रुपाई करते रहे। किसान सरसों के खेत में निराई करे, वहीं मूंग की कटाई कर ले। असम में उड़द की कटाई कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर ले। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और इसी के साथ किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।
नमस्कार।